सरिस्का। जी हां, एक वक्त था जब यहां बाघों की दहाड़ खामोश हो गई थी, लेकिन आज इसी जंगल की पहचान फिर लौट आई है। इस बदलाव की सबसे बड़ी वजह बनी है बाघिन ST2, जिसने ना सिर्फ सरिस्का में बाघों की आबादी को बढ़ाया है, बल्कि जंगल की तस्वीर ही बदल डाली है। आखिर कैसे होती है सरिस्का की 24/7 रखवाली, कैसे हर बाघ की यहां पर पल पल की ट्रैकिंग होती है, और कैसे जंगल में हर हलचल पर रहती है वन विभाग की पैनी नजर। आज हम आपको लेकर चलेंगे सरिस्का की उस सुरक्षित संसार में, जहां तकनीक, टीम वर्क और समर्पण मिलकर बाघों की हिफाजत करते रहते हैं। अलवर का सरिस्का टाइगर रिजर्व, जहां 2004 में एक भी बाघ नहीं बचा था। शिकार के कारण सभी बाघ यहां से विलुप्त हो गए थे। आज ये सरिस्का टाइगर रिजर्व 50 से अधिक बाघों का घर है। सरिस्का अभ्यारण्य की कहानी एक ऐसी कहानी है जो बताती है कि किस तरीके से स्थानीय लोगों की हिस्सेदारी, विभाग के समन्वय, कार्मिकों के अनुशासन, उनकी प्लानिंग और विज्ञान और तकनीक के नवाचारों की मदद से किस तरीके से एक जंगल को फिर से गुलजार किया गया, बाघों को यहाँ पर बसाया गया। आज यहाँ पर 50 से अधिक बाघ रहते हैं, विचरण करते हैं। और न केवल बाघ बढ़ने से यहाँ के पर्यटन की संभावनाएं बढ़ी हैं, बल्कि पारिस्थितिकी तंत्र को भी एक मजबूत पहल मिल रही है। इस पहल से, कार्मिकों की मेहनत से और जो नवाचार यहाँ पर आए दिन विभाग के द्वारा किए जा रहे हैं, वन विभाग की टीम के द्वारा किए जा रहे हैं, इससे आज यहाँ पर बाघ एक बार फिर से रहने लगे हैं और फिर से एक बार ये जो जंगल है, इसमें शेर की दहाड़ गूंजती है। अलवर के सरिस्का अभ्यारण्य में आज 50 बाघ हैं। सरिस्का की ये कहानी स्थानीय नागरिकों की हिस्सेदारी, विभाग के समन्वय और विज्ञान और तकनीक के नवाचारों का एक उदाहरण भी है, जिसकी मदद से यहां पर बाघों की आबादी बढ़ी और अभ्यारण्य को मजबूती मिली। बाघिन ST2, जिसे आज सरिस्का की राजमाता के नाम से जाना जाता है, उसे 2008 में रणथंबोर से सरिस्का लाया गया। आज इस बाघिन के कुनबे से ही सरिस्का आबाद है। करीब 1213 वर्ग किलोमीटर की इस अभ्यारण्य के जंगल में आज इसी बाघिन के बच्चे राज करते हैं। आज ये पूरा अभ्यारण्य करीब 50 बाघों का घर है और पूरी तरीके से बाघों से गुलजार है। इसको यहाँ पर रिलोकेशन करने में, उसके बाद में यहाँ पर कंजर्वेशन करने के लिए जो वन विभाग की टीम है, उनकी मेहनत, लगन और उनका जो अनुशासन रहा, जिस तरीके से प्लानिंग रही, योजना रही, उसका ही परिणाम है कि आज सरिस्का में 50 से अधिक जो बाघ हैं वो रहते हैं। उसके अलावा ये जो अभ्यारण्य है अब धीरे धीरे एक बड़ा अभ्यारण्य बनता जा रहा है, पर्यटन की दृष्टि से और पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने की दृष्टि से। हमारे साथ फॉरेस्टर साहब मौजूद हैं। सर, ये बताइए कि किस तरीके से ये पूरा रिलोकेशन हुआ। एक सबसे बड़ी ऐतिहासिक एक ये मतलब आप मानेंगे कि उपलब्धि है, क्योंकि सबसे अहम रहा और सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल रहा ये पूरा जो रिलोकेशन रहा। सबसे पहले तो क्या है, जब 2008 में जब टाइगर हमारे सरिस्का में रिलोकेटेड किए गए रणथंबोर से, तो ST1, ST2, ST3, ST4, ST5, उसके बाद में ST6 भी आया। तो ये ST2 टाइगर थी। सबसे पहले इसने 11-12 में 2 कब्स को जन्म दिया, जिसका नाम 7-8 रखा गया। इसके बाद में रणथंबोर से 9-10 लाई गई 2013 में। 14-15 में फिर सरिस्का की जो बाघिन, जो राजमाता के नाम से जानी जाती है, उसने 13 और 14 को जन्म दिया। 13 मेल टाइगर था और 14 फीमेल। तो इस प्रकार से ST2 का कुनबा 32 इसके परिवार के सदस्य हैं, और आज जो 50 टाइगर हैं वो सब ST10 और ST2 उनका कुनबा से बढ़कर फिर बाद में ST29 ने भी दिए हैं। तो आज हमारा सरिस्का ने वैसे चैलेंज बहुत आए हैं। सबसे बड़ी समस्या तो रिलोकेशन की आई है। तो 29 गांव हैं, जिसमें 5-6 गांव पूर्णतः रिलोकेटेड कर दिए गए हैं और गाँव का प्रोसेस चल रहा है। तो एक तो क्या है कि यहाँ का सरिस्का का जंगल बड़ा अच्छा है, सघन जंगल है और टाइगर के लिए अच्छा हैबिटेट है। इस कारण से सरिस्का आज बहुत अच्छे पायदान पर है, और मैं चाहता हूँ कि इस प्रकार से जो अच्छा हैबिटेट बना, यहाँ ग्रासलैंड डेवलपमेंट किया जा रहा है और गांव का रिलोकेशन किया जा रहा है, अच्छे वाटर मैनेजमेंट का भी कार्य है, और यहाँ जो शाकाहारी जो जानवर, वन्य जीव हैं, वो भी जो डियर हैं वो काफ़ी हैं। तो सरिस्का मैं चाहता हूँ कि हर 2-3 साल बाद में आप अच्छे ऊंचे पायदान पर देखेंगे। फॉरेस्ट धर्म सिंह ने बताया कि 2008 में पहली बार यहां पर रणथंबोर से बाघिन लाई गई थी।
सरिस्का का जंगल घना है, इसलिए बाघ के लिए अच्छा है। अभयारण्य के क्षेत्र में सबसे बड़ी चुनौती यहां आसपास बसे हुए गांव हैं और इनमें से कई गांवों को शिफ्ट किया गया है। साथ ही शिकारियों पर शिकंजा कसने के लिए भी विशेष अभियान चलाया गया है। अरावली पर्वतमाला से घिरा हुआ ये सरिस्का अभयारण्य क्षेत्र पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर कई वन्य जीव विचरण करते हैं। बाघ के अलावा यहाँ पर लेपर्ड, भालू, hyena, हिरण, उसके अलावा नीलगाय और अन्य कई ऐसे वन्य जीव हैं जो यहाँ पर विचरण करते हैं। इसी लिहाज से ये अभयारण्य क्षेत्र उत्तर भारत में एक महत्वपूर्ण अभयारण्य क्षेत्र हो जाता है, क्योंकि अरावली पर्वतमाला खुद में भी 3 अरब साल पुरानी है और इस पर्वतमाला की तलहटी के नीचे कई मानव सभ्यताएं और उसके अलावा पर्यावरण की जो पूरी रचना है, संरचना है, वो हुई है और विकसित हुई मानव सभ्यताएं और पारिस्थितिकी तंत्र विकसित हुआ है। और उसी की तलहटी में, उसी के चारों ओर से घिरा हुआ यह अभयारण्य क्षेत्र कई वन्य जीवों को एक घर की तरह महफूज रखता है। अरावली की तलहटी में बसा यह अभयारण्य कई वन्यजीवों का घर है। यहां पर बाघ के अलावा लेपर्ड, हिरन, भालू, जनख, कोबरा, पाइथन जैसे जंगली जानवर रहते हैं। अभयारण्य में वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए कई विशेष व्यवस्थाएं भी की गई। पूरे अभयारण्य में थर्मल टावर लगाए गए हैं। इन थर्मल टावर में जानवर के बॉडी टेम्परेचर के हिसाब से स्केच बनता है। इसके अलावा जंगल में आग जैसी कई घटना होने पर भी थर्मल टावर से अलर्ट मिलता है। अभयारण्य में करीब 500 ट्रैक कैमरा लगाए गए हैं। इन कैमरे में जानवरों की फोटो खींचती है। आपको नजर आ रहा होगा, ये एक ट्रैक कैमरा है जो कि एक ट्रैक के पास में बनाया गया है, क्योंकि बाघ जो है वो सामान्यतः जंगल में जो पगडंडियां बनी होती हैं उन्हीं पर विचरण करते हैं। वहां पर ये ट्रैक कैमरा लगाया गया है। जब इस ट्रैक कैमरे के सामने से कोई जानवर गुजरता है या कोई भी मूवमेंट होती है तो ये उसे कैप्चर कर लेता है। इन कैप्चर इमेजेस को वन्य अनुसंधान केंद्र में भेजा जाता है, जहां पर वन्य जीव विशेषज्ञ इस बात की तहकीकात करते हैं। उन कैमरास की जो फुटेजेस हैं उसके आधार पर ये निर्धारित करते हैं कि जो जानवर इनके सामने से गुजरा है, जो वन्य जीव इनके सामने से गुजरा है, उसे किसी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं है। हमारे साथ वन रक्षक कान सिंह जी मौजूद हैं। कान सिंह जी, ये बताइए कि आपके पास में किस बाघ की जिम्मेदारी है, क्या उम्र है उसकी? बाघ ST-21 की अभी मेरी ड्यूटी है उसमें, मॉनिटरिंग में। उसकी उम्र करीब 8.5 साल के समथिंग। अच्छा, किस तरीके से आप लोग जो है निगरानी करते हैं? ये जो ट्रैक कैमरा होता है कैसे काम करता है और इसके बाद में क्या अन्य प्रक्रिया रहती है? आगे फुटेज कहाँ जाती है? थोड़ा विस्तार से समझाइए। कैमरा ट्रैप को मोस्टली जो ट्रैक होता है, रास्ता होता है या पगडंडी होती है, उसके पास में लगाया जाता है करीब 5-7 फीट दूरी पर, और कोई पेड़ हो उसके करीब 2.5 फीट ऊपर, मतलब ज़मीन लेवल से 2.5 फीट के समथिंग उसको लगाया जाता है। इसके सामने से जो भी कोई भी झाड़ी भी लेगी तो ये सेंसर से फ़ोटो लेगा उस चीज़ की। तो इसमें मिनट या सेकंड सेट कर देते हैं कि 1 मिनट में फ़ोटो लेनी है या 10 मिनट में लेनी है, तो उस हिसाब से फ़ोटो लेगा। अच्छा, ये जो फोटो लेता है उसके बाद में इन फोटोज को कहाँ भेजा जाता है और कितने दिन में इसके फुटेजेस को चेंज किया जाता है? ये फ़ोटो जो है ये टाइगर मॉनिटरिंग पार्टी के द्वारा हर 15 दिन में पार्टी चेंज होती है, ड्यूटी चेंज होती है। तो जब वहाँ अनुसंधान केंद्र में वो लोग जाते हैं तो इनके कार्ड निकाल के वहाँ अनुसंधान केंद्र में जमा करवाते हैं। फिर वहाँ इनकी जो फोटोज वगैरह होता है उनका एनालिसिस करते हैं वन्य जीव विशेषज्ञ जी। होते हैं। अच्छा, ये बताइए कि आपका जो बाघ है वो इन दिनों कहाँ विचरण कर रहा है और इसको ढूंढना कितना मुश्किल होता है? कितने चैलेंजेस आते हैं आपके काम में? जी, मेरा बाघ अभी कालाकुआ क्षेत्र में है। सरिस्का की जो सदर बीट है उसमें मोस्टली उसका वो विचरण रहता है। और अभी सर्दियों के दिन है तो सुबह जल्दी 6 बजे उठ के जाना पड़ता है पगमार्क वगैरह देखने के लिए, तो धुंध भी रहती है, बड़ी समस्या तो होती है। सरिस्का में ट्रैक कैमरे से हर 15 दिन में सारी फुटेज अनुसंधान केंद्र भी भेजी जाती है ताकि वहां मौजूद वन जीव विशेषज्ञ उसकी जांच कर सके। मॉनिटरिंग टीम बाघ के पगमार्कों को चेक करती है। बाघ के पगमार्कों को यहाँ पे जो टीम है वो मॉनिटर करती है कि कहाँ पे बाघ का आखिरी विचरण क्षेत्र रहा। अब देखिए, ये किसी बाघिन के पगमार्क हैं जो आपको नजर आ रहे होंगे। अब यहाँ से इस एरिया से वो मूवमेंट करती हुई यहाँ तक ये जो पगमार्क हैं नजर आते हैं। इससे ये ट्रैकिंग हो पाती है कि बाघ जो है वो कहाँ गया। यानी कि हम कहीं ना कहीं ये बात कह सकते हैं कि एक कन्वेंशनल और मॉडर्न, यानी कि पारंपरिक जो तरीके हैं और साथ ही जो तकनीक के नए तरीके हैं, उन दोनों की मदद से बाघ की मॉनिटरिंग की जाती है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके
कि जो बाघ हैं वो स्वस्थ रहें और अपने विचरण क्षेत्र में पूरी तरीके से रहें और उनकी साइटिंग हो पाए, ताकि किसी भी तरह का जो बाघ है वो अपने टेरिटरी से या फिर कहें कि सरिस्का अभ्यारण्य के इलाके से बाहर ना जा पाए और कोई भी ऐसी अनहोनी ना हो पाए। इन्हीं सब तकनीकों की मदद से, इन सब नवाचारों की मदद से और योजनाओं की मदद से ही आज ये साकार हो पाया है कि जहां सरिस्का अभ्यारण्य में एक भी बाघ नहीं बचा था, वहां आज 50 बाघ हैं। और इन तकनीकों, कार्मिकों के अनुशासन और ये जो योजनाएं बनाई जाती हैं, जिस तरीके से मैंने बताया कि कन्वेंशनल और मॉडर्न अप्रोच को मिलाकर जो तकनीक अपनाई जाती है, जो प्लानिंग की जाती है, उसी की बदौलत यहाँ पर टाइगर्स की संख्या बढ़ रही है और यहाँ की बायोडाइवर्सिटी जो है, उससे वो महत्वपूर्ण जो बायोडाइवर्सिटी है उसका कंजर्वेशन किया जा रहा है। सरिस्का में पर्यटन की नई संभावना बढ़ रही है। सरकार भी इस ओर कई कदम उठा रहा है ताकि अलवर में पर्यटन बढ़ाया जा सके। इसके लिए 8 फरवरी को अलवर टाइगर मैराथन के सीजन 2 का भी आयोजन होगा। इस मैराथन का उद्देश्य बाघों को बचाने का संदेश देना है। सरकार का प्रयास है कि अलवर में पर्यटन को बढ़ावा मिले। सरकार के प्रयास से ही सिलीसेड्स को रामसर साइट का दर्जा मिला है। अरावली पर्वतमाला से घिरा हुआ यह अभयारण्य क्षेत्र कई वन्य जीवों का घर है। यहाँ पर हिरण, भालू, बाघ, पैंथर यानी कि लेपर्ड और उसके अलावा कई तरह के वन्य जीव रहते हैं जो यहाँ पर विचरण करते हैं। चूंकि उत्तर भारत में ये जो अभयारण्य क्षेत्र है, ये अरावली पर्वतमाला से पूरी तरीके से घिरा हुआ है। अरावली पर्वतमाला, जिसकी उम्र लगभग 3 अरब साल से भी ज्यादा पुरानी बताई जाती है, उसके आसपास पारिस्थितिकी तंत्र किस तरीके से विकसित हुआ, इसका जीता जागता उदाहरण सरिस्का अभयारण्य क्षेत्र है। कैमरा निर्मल शर्मा के साथ विश्वास शर्मा, एनडीटीवी। देखिए, सरिस्का की बात हो और बाघिन ST2 का जिक्र ना हो, ये हो नहीं सकता। यानी कि राजमाता का जिक्र ना हो तो कहानी अधूरी सी हो जाती है। कभी जिस सरिस्का में बाघों की दहाड़ थम सी गई थी, आज वही ST2 का वंश सरिस्का को फिर से गुलजार कर रहा है। मां से बेटी और बेटी से अगली पीढ़ी तक बाघों की ये विरासत सरिस्का को फिर से जिंदा कर रही है। आज सरिस्का सिर्फ एक टाइगर रिजर्व नहीं है, बल्कि एक मिसाल है जहां ST2 की दहाड़ पूरे जंगल की पहचान बन चुकी है। एक रिपोर्ट देखते हैं। राजमाता ST2 ने बदली तस्वीर, एक बाघिन की अनोखी कहानी। सरिस्का रिजर्व ने रचा इतिहास। राजस्थान के सरिस्का टाइगर रिजर्व में पहली बार किसी बाघिन की याद में ये स्मारक बनाया गया। ये कोई साधारण बाघिन नहीं थी, इसका नाम था ST2। इसे अब राजमाता यानी कि क्वीन मदर कहा जा रहा है। ST2 ने 2004 के बाद सरिस्का में बाघों की आबादी को फिर से बसाने में अहम भूमिका निभाई। आज सरिस्का में 50 बाघ हैं। इनमें से करीब 70% से ज्यादा बाघों की वंश परंपरा किसी न किसी रूप में ST2 से जुड़ी हुई है। 2004 में सरिस्का देश का पहला ऐसा टाइगर रिजर्व बना जहां एक भी बाघ नहीं बचा। इसका कारण था शिकार और प्रशासनिक लापरवाही। इसके बाद केंद्र सरकार ने रणथंभौर से बाघों को सरिस्का लाने का फैसला किया। 2008 में 2 बाघ लाए गए, ST1 नर बाघ और ST2 मादा बाघिन। शुरुआत में ये प्रयोग सफल नहीं दिखा, बाघिनें शावक नहीं दे रही थी। कई विशेषज्ञों ने चिंता जताई कि कहीं ये प्रयोग विफल न हो जाए। 2011 में ST1 की गांव वालों ने हत्या कर दी, जिससे सभी को बड़ा झटका लगा, लेकिन ST2 ने हार नहीं मानी। 2012 में ST2 ने 2 मादा शावकों को जन्म दिया, ST7 और ST8। फिर 2015 में उसने 2 शावक ST13 नर और ST14 मादा को जन्म दिया। इसी दूसरी पीढ़ी ने सरिस्का को दोबारा जीवन दिया। ST14 ने 3 बार शावक दिए। पहली बार ST18 और ST19 2 मादा, फिर ST26, ST27, इसके बाद 3 और शावक ST19 और ST27 ने भी शावकों को जन्म दिया, जिससे बाघों की संख्या बढ़ती गई। ST13 ने पिछले 8 सालों में 13 शावकों का पिता बनकर अहम भूमिका निभाई। ST2 का निधन 2024 में हो गया, लेकिन उसकी विरासत आज भी सरिस्का के जंगलों में गूंज रही है। सरकार ने ST2 की याद में एक विशेष स्मारक बनाया। ये स्मारक ST2 को दी जाने वाली सबसे बड़ी श्रद्धांजलि है। उसी की वजह से सरिस्का आज फिर से बाघों से आबाद है। ST2 सिर्फ एक बाघिन नहीं थी, वो एक संघर्ष, पुनर्जन्म और संरक्षण की प्रतीक बन गई है। उसका नाम अब हमेशा के लिए सरिस्का की धरती पर अमर रहेगा, एक सच्ची राजमाता के रूप में। दरअसल 2004 में
जब सरिस्का बाघविहीन हो गया था, इसके बाद 2008 में सबसे पहले रणथंभौर से जो बाघिन यहाँ पर लाई गई वह ST2 ही थी, जिसे बाद में सरिस्का की राजमाता का नाम वन विभाग ने दिया। इस ST2 के परिवार के कुनबे से ही आज सरिस्का बाघों से आबाद है, बाघों से गुलजार है। इस बाघिन ने यहाँ पर आकर परिवार बढ़ाया, यहाँ पर आकर अपना कुनबा बढ़ाया और सरिस्का को बाघों से आबाद किया। एक बार फिर से बाघों की दहाड़ यहाँ पर सरिस्का में गूंजने लगी। बाघिन ST2, जिसे सरिस्का की राजमाता का दर्जा दिया गया, उसकी मौत 2024 में हुई और मार्च 2025 में राज्य सरकार ने उसका स्टैचू यहाँ पर बनाया उसकी याद में। खुद वन मंत्री संजय शर्मा वहाँ पर पहुँचे और उसके बाद में वहाँ पर उसका स्टैचू बनाया, उसका अनावरण किया। विश्वास शर्मा, NDTV। और सरिस्का की दहाड़ के बाद अब बारी है पैंथर्स की। जंगल के ये सबसे रहस्यमयी शिकारी जो खामोशी से चलते हैं और अचानक हमला करते हैं। अब वन विभाग इन पर रखेगा डिजिटल नजर। जी आपने सही सुना है, तकनीक के जरिए पैंथर्स की हर मूवमेंट, हर हलचल पर अब रिकॉर्डिंग की जाएगी, यानी रिकॉर्ड होगा ये सब। कैसे बदलेगी ये डिजिटल निगरानी? वन्यजीव सुरक्षा की तस्वीर कैसे बदलेगी और क्या इससे इंसान और पैंथर्स दोनों ज्यादा सुरक्षित रहेंगे क्या? पहली बार प्रदेश में आबादी क्षेत्र में आने वाले पैंथर्स के गले में रेडियो कॉलर पहनाया जाएगा, जिससे उनकी हर गतिविधि, हर मूवमेंट और लोकेशन को ट्रैक किया जा सकेगा। आइए एक रिपोर्ट से इसको अच्छे से समझते हैं। राजस्थान के कई जिलों में पैंथर जंगलों से निकलकर रिहायशी इलाकों तक पहुंच रहे हैं। इससे न सिर्फ इंसानों की जान को खतरा है, बल्कि पैंथर भी कई बार भीड़ का शिकार हो जाते हैं। वन्य जीव विभाग अब इसका समाधान तकनीक से निकालने जा रहा है। पैंथर के गले में लगाए जाने वाले रेडियो कॉलर से उसकी लोकेशन रियल टाइम में ट्रेस की जा सकेगी। जैसे ही कोई पैंथर आबादी की ओर बढ़ेगा, वन विभाग को तुरंत अलर्ट मिल जाएगा। इस रेडियो कॉलर का पहला एक्सपेरिमेंट कोटा के मुकुंदरा टाइगर रिजर्व में किया जाएगा। मुकुंदरा की टीम इस पूरे प्रोजेक्ट को जमीन पर उतार रही है। खास बात यह है कि ये रेडियो कॉलर किसी विदेशी कंपनी का नहीं, बल्कि पूरी तरह से इंडिया की कंपनी द्वारा बनाया गया है। अगर ये प्रयोग सफल रहता है तो प्रदेश भर के पैंथर्स को इसी तरह के रेडियो कॉलर पहनाए जाएंगे। लेपर्ड जो आबादी क्षेत्र में आता है, जो कॉन्फ्लिक्ट वाला लेपर्ड है, तो डिपार्टमेंट अभी इस तौर पे सोच रहा है कि उसको कॉलर करके उसको मॉनिटर करें, जिस तरीके से उसका मूवमेंट रहता है, किस टाइम पे उसका मूवमेंट रहता है, कहाँ से निकलता है, कहाँ से आता है, क्योंकि वो बहुत स्टेल्थी एनिमल है, मतलब बहुत छुप के जाता है, आदमी के सामने बहुत कम आता है और उसको स्टडी करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको कॉलर करें। वन्य जीव प्रेमी और रिसर्चर्स भी वन्य जीव विभाग की इस पहल की सराहना कर रहे हैं। इस रेडियो कॉलर से पैंथर का मूवमेंट पर नजर रखी जा सकेगी और इससे समय रहते रेस्क्यू और लोगों को अलर्ट करना आसान होगा। यही नहीं, लेपर्ड के मूवमेंट का भी रेडियो कॉलर से पता लगाया जा सकेगा कि कौन सा लेपर्ड कितनी दूरी तय करके किस जंगल में पहुंच रहा है या किस आबादी क्षेत्र में पहुंच रहा है। वाइल्ड लाइफ टूरिज्म के लिए भी ये अभिनव प्रयोग महत्वपूर्ण साबित होगा। आने वाले वक्त में लेपर्ड का सटीक साइंटिफिक डेटा विभाग के पास होगा। कितना फायदेमंद होगा ये वन्य जीव विभाग का अभिनव प्रयोग, वन्य जीव प्रेमी और रिसर्चर्स क्या कहते हैं, ये भी आपको दिखाते हैं। ये जो काम हो रहा है ये अपना आप में नया अभिनव प्रयोग है। इससे जो है दोनों को ही फायदा है, क्योंकि आबादी क्षेत्र में भी लगातार लेपर्ड की खबरें सामने आती है। अभी तक जो ये आप कह रहे हैं कि जीपीएस टैगिंग किए जा रहा है लेपर्ड्स में, टाइगर में सुना होगा हमने, लोइन में सुना होगा, बट ये फर्स्ट टाइम राजस्थान में होगा। आज ये कोटा में जो आबादी क्षेत्र में जो लेपर्ड्स आ रहे हैं, हमें ये पता लग पाएगा लगने के बाद जीपीएस टैगिंग कि पर्टिकुलर कितने लेपर्ड्स आ रहे हैं, एक आ रहे हैं या 4 आ रहे हैं। तो जब टैगिंग हो जाएगी, मॉनिटरिंग होगी, कितनी लंबी दूरी तय कर रहे हैं, कितने आ रहे हैं, तो उससे लोगों की भी सुरक्षा होगी और वन्य जीव की भी सुरक्षा होगी। लेपर्ड की तादाद लगातार जो है उसमें बढ़ोतरी भी हो रही है। वाइल्ड लाइफर जो है वो खुश है, लेकिन ये आबादी क्षेत्रों में आ जाते हैं। अब ये अगर रेडियो कॉलर पहना दिया जाएगा तो इससे फायदा होगा। हाँ, इससे ज़रूर फ़ायदा होगा कि लेपर्ड की संख्या अभी काफ़ी बढ़ गई है, चंबल में भी काफ़ी बढ़ गई है, बच्चे भी हो गए हैं और टूरिस्ट को बच्चे दिखाई भी दे रहे हैं। रेडियो कॉलर लगाने से फ़ायदा ये होगा कि जो और भी लेपर्ड जंगल में रहते हैं, क्या वो शहर के वहाँ तक आ गए हैं? इनसे और भी लेपर्ड का पता चलेगा, उनकी दूरी पता चलेगी कि ये कितनी लंबी दूरी तय कर रहे हैं जाने और आने में। तो हमें इससे रिसर्च से डाटा मिलेगा और साइंटिफिक हमको बहुत कुछ सारी चीज़ें हमको पता चलेगी। कुल मिलाकर पैंथर और इंसान के टकराव को रोकने की दिशा में ये एक बड़ा और अहम कदम माना जा रहा है।
अब सबकी नजर मुकुंदरा टाइगर रिजर्व में होने वाले इस पहले प्रयोग की सफलता पर टिकी है। कोटा से शाकिर अली की रिपोर्ट।